मैं सूर्यांश। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हम सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले जान लेते हैं उसका परिचय, उसके बारे में इंट्रोडक्शन और उसकी खोज। खोज किसने की थी, कब की थी, क्या क्या है। इंट्रोडक्शन एंड डिस्कवरी। इंट्रोडक्शन एंड डिस्कवरी आज पहले हम ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समय, समय अवधि, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो कब से कब तक थी। तो वो लगभग 2500 यानी कि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक थी। यानी कि वो 2500 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व। इससे यानी कि अभी चल रहे ईसवी, ईसवी से भी जो पहले चल रही थी वो थी ईसा पूर्व। और ईसा पूर्व में जो काल था वो पीछे की तरफ होता था, यानी कि आज की तरह 2026, फिर 27, फिर 28 ऐसे नहीं बढ़ता था। उस टाइम में ऐसे बढ़ता था, जैसे कि अभी, जैसे कि मान लो उधर उस टाइम में 2026 है तो उससे आगे बढ़ेगा तो हो जाएगा 2025। एक साल और आगे बढ़ेगा तो हो जाएगा 2024। ऐसे हुआ करता था। तो ऐसे ही उसमें बताया जा रहा है कि उसकी समय अवधि थी कि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक ये सभ्यता रही थी, जिसका नाम था सिंधु घाटी सभ्यता। तो अब हम पढ़ेंगे आगे अब इस सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। खोज की कहानी, खोज की कहानी आगे है। खोज की कहानी, वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल की खोज की थी। यानी कि वर्ष 1921 में जो दयाराम साहनी थे उन्होंने सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल की खोज की थी। क्योंकि, क्यों, इसका मतलब है क्योंकि, क्योंकि यह सभ्यता सबसे पहले हड़प्पा में खोजी गई थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। यह सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता में खोजी गई थी, इसलिए इसका नाम रख दिया हड़प्पा सभ्यता। उसके बाद है इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि इसकी अधिकांश शुरुआत स्थल सिंधु नदी से और उसकी सहायक नदियों के आसपास मिले थे। क्योंकि जो ये सिंधु घाटी सभ्यता है इसके अधिकांश यानी कि आधे से ज्यादा जो भाग है वो सिंधु नदी के पास और उसकी सहायक नदियों के पास मिले थे। यह दुनिया की सबसे पुरानी और उन्नत शहरी सभ्यताओं में से एक है। दुनिया की सबसे पुरानी और उन्नत शहर में से एक है। मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता के समकालीन, जैसे कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता है, वो दोनों जिस प्रकार उन्नत थी उसी प्रकार ये उन्नत थी, यानी कि शहरी सभ्यता थी, बहुत ही ज्यादा उन्नत थी, डेवलप थी। उसके बाद आगे यहाँ पे इस इमेज में दिखाया गया, यहाँ पे ये है हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। और यहाँ से जा रही है सिंधु नदी, ये जा रही है सिंधु नदी। और ये जो हड़प्पा सभ्यता है ये सिंधु नदी के पास है। यहाँ पे जो ये डॉट है ये सिंधु नदी पे है, इसलिए इसका नाम रख दिया सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता, ये सिंधु घाटी सभ्यता है। ये जो है इसकी सहायक नदी, इसका नाम है रावी, रावी। रावी, तो ये रावी नदी पे स्थित है, यानी कि सिंधु नदी की ये सहायक नदी है, तो इसकी का नाम रख दिया सहायक सिंधु घाटी सभ्यता। ये रूपाड़ है, ये बनवाली, राखीगढ़ी, रूपाड़, कालीबंगा, धोलावीरा, लोथल, और ये सुत्तू, गेंडोर, और ये मोहनजोदड़ो, और ये गढ़वेरीवाला, ये सब है पहले की ऐतिहासिक नक्शे में पहले की सभ्यता। आगे हमारा दूसरा पॉइंट,
अद्भुत नगर नियोजन यानी कि टाउन की प्लानिंग कैसी थी? तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता उनका नगर नियोजन था। आज के आधुनिक शहरों जैसी व्यवस्था उस समय भी मौजूद थी, यानी कि जैसे आज के आधुनिक शहर हैं वैसी ही शहर की जितनी भी वो चीजें हैं आज के शहर में, वैसी चीजें वहां पे भी मौजूद थी। हड़प्पा सभ्यता सबसे विशेषता उसका नगर नियोजन था यानी कि उसकी टाउन प्लानिंग थी। टाउन प्लानिंग में सबसे पहले ग्रिड पद्धति यानी कि ग्रिड सिस्टम, सड़कें एक दूसरे को समकोण यानी कि 90 डिग्री पर काटती थी, जिससे पूरा शहर आयताकार ब्लॉक में बट जाता था। यानी कि जैसे कि एक ऐसे करके 90, ये रोड जा रही है वैसे 90 डिग्री पे यूं मुड़ गई, ऐसे नहीं मुड़ती थी, ऐसे करके ऐसे, या फिर ऐसे करके ऐसे, सीधा 90 डिग्री पे ऐसे करके यहाँ से एक गई, फिर यहाँ पे मुड़ गई 90 डिग्री से, यहाँ से एक गई, ऐसे मुड़ गई। तो ये एक आयताकार शेप में बन जाता था पूरा एक शहर। जैसे कि यहाँ पे नीचे इमेज है, इसमें दिखाया गया है। यहाँ से एक सीधी रोड आई और यहाँ पे 90 डिग्री पे मुड़ गई, और फिर ये आगे गई और यहाँ पे एक 90 डिग्री पे मुड़ गई, फिर ऐसे ही करके आगे भी चलती गई। तो ये है इनके ग्रिड सिस्टम। उसके बाद आगे है पक्की ईंटें। पक्की ईंटें यानी कि घर बनने के लिए धूप में सुखाई गई और भट्टी में पकाई गई एक ही नाप की ईंटों का उपयोग किया जाता था। यानी कि इस बात से हमको ये पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता में भी भट्टियां हुआ करती थी और उन ईंटों को भी धूप में सुखाया जाता था। यानी कि वो कितने डेवलप थे। जैसे कि यहाँ पे ये ईंटें दिखाई दे रही होंगी, ये ईंटें, ये बिल्कुल पक्की ईंटें हैं, बिल्कुल पक्की ईंटें, ये धूप में सूखी हुई और भट्टियों में पकी हुई। आगे अब हम पढ़ेंगे, आगे है उत्कृष्ट जल निकास प्रणाली यानी कि ड्रेनेज सिस्टम यानी नालियों का सिस्टम। घरों का गंदा पानी नालियों के जरिए सड़क की मुख्य ढकी हुई नालियों से जुड़ा होता था। नालियों की सफाई के लिए बीच बीच में मैनहोल्स बनाए थे। यह स्वच्छता का अद्भुत उदाहरण था। यानी कि जैसे कि आज के टाइम में जो नालियां हैं वैसी ही वहां पे नालियां थी, और बीच बीच में जो सड़क के बीच में एक गटर होता है, इस प्रकार का जो मैन होल होता है, इस प्रकार का मैन होल उस टाइम भी हुआ करता था। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये इस इमेज में ड्रेनेज सिस्टम, ये नालियां जा रही हैं सीधी सीधी, और यहाँ पे वो ड्रेनेज सिस्टम है ये सारा। और पहले के टाइम पे ये पूरी ऐसे ढकी भी हुआ करती थी, इस प्रकार पूरी ईंटों से ढकी हुआ करती थी जो मेन सड़कों की नालियां हुआ करती थी वो। उसके बाद आगे पढ़ते हैं, आगे है प्रमुख स्थल और उनकी विशेषताएं। प्रमुख स्थल और उनकी विशेषताएं, मेजर साइट्स। इस सभ्यता के कई शहर खोजे गए हैं जिनमें से दो सबसे प्रमुख हैं। इनमें कई शहर खोजे गए हैं जिनमें से सबसे प्रमुख है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो यहाँ पे मैंने वहां पे दिखाया भी था एक मोहनजोदड़ो। यहाँ पे यहाँ पे कहाँ पे है मोहनजोदड़ो, ये रहा, ये है मोहनजोदड़ो, ये वाली जगह पे है मोहनजोदड़ो। इस सभ्यता में और भी कुछ जगहें थी। अब पहले पढ़ लेते हैं मोहनजोदड़ो, फिर और पढ़ेंगे दूसरी चीज जिसको हम मृतकों का टीला कहते थे। यह एक विशाल महान स्नानागार, यहाँ पर एक विशाल स्नानागार यानी कि ग्रेट बाथ मिला, यहाँ पर एक विशाल स्नानागार यानी कि ग्रेट बाथ मिला है, जिसका उपयोग शायद विशेष अवसरों पर धार्मिक स्नानों के लिए किया जाता था। पानी के रिसाव को रोकने के लिए इसमें बिटुमिन यानी कि तारकोल की परत का इस्तेमाल हुआ था। यानी कि जो एक बिटुमिन यानी कि तारकोल होता है उसकी परत का इस्तेमाल हुआ था।
इस प्रकार का जो ग्रेट बाथ था वो हुआ करता था, जैसे कि आज के समय पे जो स्विमिंग पूल होता है उसी तरीके से यहाँ पे एक वो हुआ करता था ग्रेट बाथ। और इसमें शायद वहां बताया जा रहा है कि पूरा सच नहीं है, कि इसमें शायद जब भी कोई पर्व होता था तब इसमें नहाया करते थे वो लोग। यहाँ पे लिखा है तारकोल की परत इस्तेमाल हुई थी ताकि जो इसका पानी है वो कहीं से लीक ना हो रिसे ना। और ये जो है ये नालियां जा रही हैं घर के गंदे पानी की, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। यहाँ एक बहुत बड़ा अन्ना घर यानी कि ग्रेनरी मिला है जहाँ अनाज सुरक्षित रखा जाता है। ऐसे करके एक बहुत बड़ा अन्नागार मिला है जहाँ पे अनाज को सुरक्षित रखा जाता है। और ये कहाँ पे मिला है? ये दोनों चीजें ग्रेट बाथ और अन्नागार ये दोनों मिला है मोहनजोदड़ो में। दोनों चीजें हड़प्पा सभ्यता में नहीं, मोहनजोदड़ो में। यहाँ से प्रसिद्ध नर्तकी की कांस्य मूर्ति यानी कि डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य मूर्ति और दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति मिली है। ये डांसिंग गर्ल और दाढ़ी वाले पुजारी और ऐसी कुछ मूर्तियां यहाँ से प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। और दूसरा है लोथल, दूसरा भाग है इसका लोथल। लोथल भी यहाँ पे इस मैप में है, ये इस मैप में। और यहाँ पे है लोथल इस जगह पे गुजरात के पास, वहाँ गुजरात में ये लोथल, ये सारा एरिया गुजरात का है। तो यहाँ पे है लोथल। अब इसके बारे में क्या है तो इसके बारे में देखते हैं। इसके बारे में है लोथल कि यहाँ भगवान नदी के किनारे स्थित एक प्रमुख बंदरगाह यानी कि डॉकयार्ड था। एक प्रमुख बंदरगाह था भगवान नदी के किनारे। यहाँ से समुद्री व्यापार होता था जो यह साबित करता है कि हड़प्पा वासी दूर दराज के देशों जैसे मेसोपोटामिया के साथ व्यापार करते थे। यानी कि वहां पे एक आज की तरह जो बंदरगाह होता है जहाँ से इसी सामान लोड करके फिर वहां उतारते हैं, वैसा ही एक डॉकयार्ड यानी कि बंदरगाह मिला है। और इससे ये साबित होता है कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, हड़प्पा वासी थे, वो व्यापार भी करते थे दूर के जो हड़प्पा दूर की जो सभ्यता है जैसे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता जो कि दूसरे देश की सभ्यता है उससे करते थे। ये डॉकयार्ड की एक इमेज है जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये है लोथल में स्थित डॉकयार्ड यानी कि बंदरगाह। यहाँ से शिप्स आ रही हैं और यहाँ से आती हैं, सामान यहाँ से सामान लोड करती हैं, फिर सामान उतारती हैं, यहाँ पे सामान रखा जाता है और फिर यहीं से ऐसे चले जाते हैं। तो इस इमेज में दिखाया जा रहा है सब कुछ। उसके बाद है फोर्थ हमारा पॉइंट, खान पान रहन सहन और व्यापार, लाइफस्टाइल एंड ट्रेड यानी कि वो क्या खाते थे, कैसे रहन सहन कैसे रहते थे, क्या व्यापार के लिए करते थे। तो खान पान, लोग गेहूं जौ दालें मटर तिल और चावल उगाते थे। वे मछली शिकार और फसलों का भी सेवन करते थे, यानी कि वो लोग जौ भी खाते थे, दालें भी खाते थे, मटर तिल चावल ये सब उगाते थे। और वो मछलियों का भी शिकार करते थे क्योंकि वो नदी के पास थे, एक जो सिंधु नदी थी उसके पास थे, तो वो मछलियों का जरूरी शिकार करेंगे क्योंकि वहां पे मछलियां तो सबसे ज्यादा होती होंगी। यहाँ पे इस इमेज में दिखाया है मटर जौ ये सब है, यहाँ मछलियां भी पड़ी हुई हैं, दालें भी हैं। तो ये सब खाते थे, चावल आवल सब। वेशभूषा और आभूषण यानी कि वो क्या पहनते थे, तो स्त्रियां और पुरुष दोनों आभूषणों के शौकीन थे, यानी कि जो स्त्री और पुरुष थे वो उन दोनों लोग उनको सबको आभूषण यानी कि पहनना बहुत अच्छा लगता था। वे सोने चांदी तांबे और कीमती पत्थरों जैसे मनके के गहने पहनते थे। वो सोने चांदी तांबे और कीमती पत्थरों के गहने पहनते थे। सूती और ऊनी दोनों तरह के वस्त्र का प्रयोग करा करते थे। सूती और ऊनी दोनों तरीके के वस्त्र प्रयोग किया करते थे। यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ये सब माला पहन रखे हैं पत्थरों के, चांदी के, सोने के, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये सब। तो ये सूती कपड़े और
ऊनी कपड़े सब कुछ ये पहना करते थे। उसके बाद है इनकी लिपि यानी कि स्क्रिप्ट। हड़प्पा वासी की अपनी लिपि थी जिसे चित्रात्मक लिपि यानी कि फोटोग्राफी स्क्रिप्ट कहते थे, यानी कि आज की तरह ये ऐसे नहीं लिखा करते थे अक्षरों में, वो फोटो बनाया करते थे, इमेज बनाया करते थे। इसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है और यह रहस्य आज भी बना हुआ है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। दाईं से बाईं ओर यानी कि आज की जो जितनी भी भाषाएं हैं उनको बाईं से दाईं ओर, यानी कि ये है बाईं और ये दाईं, तो इस प्रकार लिखा जाता है जैसे कि राम घर जाता है, राम घर जाता है, जाता है। इस प्रकार लिखा जाता है। ये बाईं से दाईं यानी कि लेफ्ट से राइट, लेकिन वो लोग लिखते थे राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट यानी कि उल्टा लिखते थे वो लोग ऐसे करके, पता नहीं कैसे लिखते थे, कैसे लिखते थे। ये उनकी लिपि और ये कुछ इस प्रकार की इमेज का यूज करा करते थे। उसके बाद है व्यापार और मोहरे यानी कि सेल्स। व्यापार और मोहरे, व्यापार के लिए माप और तौल का बांट यानी कि वेट्स एंड मेजर का इस्तेमाल होता था जो बहुत सटीक था। वो माप तौल के लिए वेट एंड मेजर का इस्तेमाल करते थे और वो बहुत सटीक हुआ करता था। व्यापार में सेल खड़ी यानी कि स्टीटाइट से बनी मोहरों का उपयोग होता था जिस पर एक सिंग वाले बैल यानी कि यूनिकॉर्न, पशुपति और अन्य जानवरों के चित्र उकेरे हुए होते थे। यहाँ पे इमेज भी है। इस प्रकार ऐसे बांट थे ये 1 2 3 4 5 किलो के, और एक सिंग वाला जानवर जिसे हम यूनिकॉर्न कहते हैं, इसका यहाँ पे सिंह निकला हुआ है ऐसे, और पशुपति नाथ जो मूर्ति है उसकी मूर्ति, और भी बाघ आग सेल खड़ी मोहरे इन सब का यूज करा करते थे वो नाप तौल के लिए। उसके बाद है रहस्यमय पतन। रहस्यमय पतन पांचवा पॉइंट हमारा, रहस्यमय पतन यानी कि उनका पतन कैसे हुआ, वो सभ्यता कैसे खत्म हुई, उसका अंत कैसे हुआ। तो डिसलाइन ऑफ सिविलाइजेशन, डेसलाइन ऑफ द सिविलाइजेशन, लगभग 1900 ईसा पूर्व के बाद इस महान सभ्यता का पतन होना शुरू हो गया। इतिहासकारों ने पास इतिहासकारों के पास इसके पतन के अलग अलग तर्क हैं, यानी कि जो इतिहासकार है जिन्होंने इनकी खोज करी है उनके पास अलग अलग रीजन है कि वो ये सिंधु घाटी सभ्यता किस वजह से खत्म हुई। कोई बोलता है कि नदियों का सूखा या या मार्ग बदलने, इनकी नदियां सूख गई थी, या फिर उन्होंने अपना सीधे जा रहे मार्ग बदल लिया, या फिर लगातार बाढ़ आना, यानी कि उस जगह पे वो समुद्र के पास तो थी तो उस जगह पे लगातार बाढ़ आना, या फिर वनों की कटाई के कारण उपजाऊ भूमि का बंजर होना, यानी कि जब वनों को काटेंगे तो वो जब अगर बंजर हो जाएंगी तो उसकी वजह से वो मर गए होंगे, या फिर जलवायु परिवर्तन यानी कि एकदम से जलवायु परिवर्तन हो गया, जैसे कि अगर वो वहाँ गर्म जगह थी तो वो एकदम ठंडी जगह में बदल गई जिस वजह से उनका पतन हो गया, वो सभ्यता मिट गई। खुद इतिहासकार का मानना है कि आर्यों के आक्रमण के कारण यह सभ्यता नष्ट हुई, हालांकि इस पर मतभेद है। उनके कुछ लोग कहते हैं जो आर्य समाज था उन्होंने आक्रमण करा था इस सभ्यता से, जिस वजह से ये सभ्यता नष्ट हो गई। लेकिन ये अभी सारे असली रीजन ये है कि इन्हीं जैसे हुआ, इन पे मतभेद है कि कौन सा असली रीजन है कौन सा नकली रीजन। ये सारे हर किसी ने अपने अपने मन से सोच कर बनाए हैं। इस इमेज में दिखाया जा रहा है यहाँ पे ये पूरी सभ्यता बंजर हो रखी है, खत्म हो रखी है, ये नदियां सूख गई हैं, तो इस प्रकार से शायद वो खत्म हो गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आपको ऐसी वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल SY स्टडी IQ GK पे जरूर आओ। धन्यवाद।